आज कहानी कुर्सी की में हम आपके साथ कुछ बहुत आज की भारत की राजनीति की डिटेल में बात करने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मतलब आप कह सकते हैं आज बीजेपी का बर्थडे है और आज ये पार्टी 44 साल की हो गई है। अब जो जर्नी भारतीय जनता पार्टी की रही है और उसके साथ साथ विपक्ष का जो आधार घटता चला जा रहा है, आज हम दोनों की तुलना करते हुए आप ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की मास्टर क्लास सुनने को मिलेगी। मेहमान हमारे साथ रोज की तरह ही और वो आपको बताएंगे कि जो युग इस वक्त हम आज भारत की राजनीति का देख रहे हैं, यहां तक पहुंचा कैसे, ये कितना लंबा चलेगा। आप बीजेपी वालों से बात करते होंगे ना कभी कभी, या उनको सुनते होंगे, तो वो कहते हैं कि अभी बीजेपी ये जो अभी दौर चल रहा है, ये अभी 20-25 साल कम से कम चलेगा, इतना भरोसा उनको है। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को उस स्थान तक कैसे पहुंचाया, जो पार्टी 2014 से पहले कभी 200 का मार्क नहीं छू पाई लोकसभा चुनाव में, वो फिर 272 होती है, फिर 303 होती है और अब वो बात कर रही है 370 की। और इस चुनाव में आप दूसरी एक बात और गौर करेंगे तो इसमें विपक्ष आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर भले ही आपको दोनों तरफ के लोग लड़ते हुए दिखाई दे जाएं, लेकिन आप किसी भी गंभीर राजनीतिक पंडित से बात करेंगे या विपक्ष के नेताओं से अगर आप कॉन्फिडेंस में बात करें, हम लोग कई बार करते हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि ये चुनाव हमारा जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव वजूद बचाने का चुनाव है। ये चुनाव है कि कैसे इस नरेंद्र मोदी की लहर में, नरेंद्र मोदी के दौर में अपना कोर वोटर, अपना बेस जो हर हाल में हमारे पास रहता है, उसको तो कम से कम बचा लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो भी छीनते जा रहे हैं। तो ये वजूद बचाने की लड़ाई इस नौबत तक विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा और जितनी पार्टियों को आप ले, यहां तक कैसे पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है और भारत के वोटर का माइंडसेट कैसे बदला है, हमको ये आज इस पर गौर करना पड़ेगा। क्यों आज का वोटर नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहा है, ऐसा क्या है, क्यों किसी और पर नहीं कर पा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने वो पीक देखा है, वो चढ़ाव देखा है, जिसको आज तक कोई नहीं छू पाया। 415 सीटें 1984 के इलेक्शन में राजीव गांधी को आई थी, तो कोई पार्टी 414 से 415 से 40 तक आ गई। कितने साल में? 30 साल, 40 साल के अंदर। और एक पार्टी 44 साल में 2 से 303 पहुंच गई। एक पार्टी और है, उसकी भी आज हम लोग बात करें। कई बार हमारे व्यूअर्स कहते हैं आप लोग इस पार्टी की बहुत चर्चा करते हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन चर्चा करनी है चाहिए दोस्तों। कि भारत की सबसे नई, सबसे छोटी पार्टी है, सबसे कम उम्र की पार्टी है, और उनको यह लगता है कि जो जर्नी भाजपा की रही है ये हमारी भी हो सकती है। उनको ये लगता है कि आज विपक्ष में जो स्पेस दूसरी पार्टियों के पास था, खासकर कांग्रेस पार्टी के पास था, वो हमारा बेस है। अब वो आदमी, वो वोटर जो उन पार्टियों की ओर देखता था, वो हमारी ओर देखता है। तो पहले वो पार्टी चाहती है कि हम विपक्ष का पूरा स्पेस लें, और उसके बाद फिर वो देखती है कैसे भाजपा ऊपर उभरी, हम भी ऐसे उभरेंगे। तो क्या कभी आम आदमी पार्टी भविष्य में उस उभार पर, उस चढ़ाव पर कोई हमारे विश्लेषक जो हैं उसको देख पाते? तो इन सारी बातों की हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से मैं आपका एक बार फिर से आज परिचय की तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्वागत करा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ गए रोज की तरह हमारे साथ, राहुल महाजन जी आ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। तो आज हम जरा शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से, क्योंकि उन्होंने आज अपनी पार्टी के फाउंडेशन डे पर कुछ संदेश दिए, जिसमें वो अपनी पार्टी की कोर आइडियोलॉजी बता रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि क्यों जनता का विश्वास उनकी पार्टी पर बढ़ा है, और वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे खत्म हो रही है और विपक्ष की राजनीति अपने सबसे बुरे दौर से अगर गुजर रही है और जो विश्वसनीयता का संकट उसके ऊपर आया है, इसके लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार है। मैं आपको पहले नरेंद्र मोदी की बात सुनवा रहा हूं, फिर आएंगे अपने मेहमानों के पास। आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं,
राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमेसी के लिए ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री के इस संदेश में बहुत सारी बातें थी, मैंने आपको उसका एक हिस्सा सुनवाया है, लेकिन इसमें उन्होंने आज अपनी पार्टी के जो 3 पिलर हैं, आर्टिकल ऑफ फेथ आप कह सकते हैं, उनकी बात की। तो हम उससे शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का आधार जन कल्याण, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये पार्टी जो उसकी बुनियाद थी, आज उस पर उसने इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी मीनार जो है वो खड़ी कर ली है, और विपक्ष उसकी काट ढूंढ नहीं पा रहा है। मैं आज प्रोफेसर रागी जी से शुरुआत करना चाहता हूं। सर, हम थोड़ा सा आज की बात करते हुए फिर फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं। तो ये हम लोग अक्सर, ये बहुत पुराना क्लीशे डायलॉग हो गया कि बीजेपी को लोग ब्राह्मण बनिया पार्टी मानते थे। आज ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ओबीसी, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब सब कुछ आ गया है इस पार्टी के अंदर। तो नरेंद्र मोदी ने, मैं पहले आपसे चाह रहा हूं, मुझे 2014 और 2024 ये 10 साल समझाइए, नरेंद्र मोदी ने क्या बदला है, क्या क्या किया है इस भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले कहा जाता था हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, काउ बेल्ट की पार्टी, उसको बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स में कहा जाता था, काउ बेल्ट पार्टी है, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती थी कि वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। पार्टियों का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसे एक कार्डर बेस्ड पार्टी बोला जाता है। फिर चौथी बात कही जाती थी कि ये आइडियोलॉजिकल पार्टी है, यानी कि भारत के अंदर 2 मूल ऐसी धाराएं हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। एक कम्युनिस्ट मूवमेंट से निकला हुआ कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है। कम्युनिस्ट मूवमेंट है, वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, उससे ड्रिवन पार्टी थी। दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी एक सर्टेन आइडियोलॉजी थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने इशारा किया है, जिसके बारे में मैं भी जिक्र करना चाहूंगा। तो नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात अंतर क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल पार्टी होने के साथ ही साथ ये मास बेस्ड पार्टी हो गई, जिसका पैन इंडियन अस्तित्व सामने उभर करके आया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दक्षिण में यदि आप जाएं तो दक्षिण में जाकर के वो कर्नाटक से बाहर नहीं जा पाती थी, कर्नाटक से बाहर नहीं जा पाती थी, और फिर बड़ा उसके लिए मुश्किलें पैदा होता था। लेकिन आज सिर्फ कर्नाटक नहीं रह गया ये बात। आज यदि आप पूर्वोत्तर भारत यदि देखें तो पूर्वोत्तर भारत में आपको भारतीय जनता पार्टी आप दिख रहे हैं। पश्चिम यदि आप जाते हैं तो पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी आपको दिख रही है। दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी इस बार प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, अभी तक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी या भारतीय जनता पार्टी है, कोई नवीन प्रयोग नहीं करती थी। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से यदि पूरी आप देखेंगे फ्लैशबैक में, चूंकि नहीं जाना चाहते हैं उसके, अभी जाएंगे, मतलब पहले आज हम के दौर उसको की सिर्फ बात करें। इसका जिक्र कर रहा हूं। यदि पूरी यात्रा यदि आप देखेंगे तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र की तरफ आती है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी जो है, बस एक छोटा सा इंटरवेंशन, कई बार मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है, हो सकता है व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल हो कि आप आज भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, जहां पहुंची हुई है 303 सीट, आपने जैसे बता दिया दक्षिण में नहीं थी तो दक्षिण में पहुंच गई, पूर्वोत्तर, पश्चिम, उत्तर सब जगह आ चुकी है। एक सवाल कि क्या ये बीजेपी का पीक है जैसे हम देख रहे हैं, इसके ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है?
और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और भाई कोई आदमी जो है हमेशा के लिए तो पद पर नहीं रह सकता। एक वक्त आएगा जब नरेंद्र मोदी ये कमान किसी और को सौंपेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी युग के बाद भी ये जो पार्टी का ग्राफ है ये सस्टेनेबल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो लीडरशिप खड़ा कर देती है। आपने देखा होगा कि कहा जाता था हु आफ्टर आडवाणी, हु आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय आडवाणी युग का प्रारंभ हो चुका था और आडवाणी जी के बारे में कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उप प्रधानमंत्री तक सीमित रखा। लेकिन नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपनी लीडरशिप को कल्टीवेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो है वो जिस दिन वो पद छोड़ेंगे, किसी एक व्यक्ति को वहां पर आप देखेंगे कि वह भी उतना ही पावरफुल, उतना ही ताकतवर तौर पे और उतना ही सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर करके आएगा। जनता के लिए, जनता के लिए भी, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जनता के लिए भी उभर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता ही है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व थोड़ा अलग है और नरेंद्र मोदी विकास और जिसको कहते हैं हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, दोनों आइडियोलॉजी के उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है। उनके पीछे एक सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी गुजरात का मॉडल है, आइडियोलॉजी को लेकर के भी और विकास को लेकर के भी। और एक बात जो हमने नरेंद्र मोदी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमको दिखती है, जिसका हम एक आध बार जिक्र किए हैं, 80 के बाद की भारतीय राजनीति में 3 धाराएं थी। एक जो है जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की धारा, उसी को काउंटर कर रहा था स्वदेशी की धारा। दूसरा मंडल की धारा और दूसरा कमंडल की धारा, जिसे आप कहा जाता है नैरेटिव में। नरेंद्र मोदी ने इन चारों धाराओं को एक साथ समावेशित करके यही बात। और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को लगभग अपराजेय बना दिया। अब जिसको हम कहते हैं दक्षिणपंथी पार्टी, राइट विंग पार्टी, उसकी इकोनॉमिक्स भी अलग होती है, उसकी सोशल राजनीति भी अलग होती है। वो जिसका इशारा अभी रागी साहब ने किया, सबको कोऑप्ट कर लिया है कि आज की भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब वो जो बेस था वो क्या था और आज नरेंद्र मोदी ने उसको कहां पहुंचा दिया पार्टी का। देखिए, सबसे पहले तो ये कि चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के फाउंडेशन डे पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई, तो मैं एक छोटा सा किस्सा जो इलाहाबाद में तो बड़ा प्रचलित है, अब वो कितना उसमें कौन कौन कहाँ कितना पात्र उसका कौन सा है, इसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और संघ पर प्रतिबंध लगा, कुछ वजहों से प्रतिबंध लगा, गांधी जी का जो हत्यारा था गोडसे, उसके साथ जोड़कर प्रतिबंध लगा, तो मोतीलाल नेहरू जी के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता थे और जाने माने नाम थे, देश के बड़े वकीलों में थे। तो उनसे उनके एक मित्र ने कहा कि आप ये जो काम हो रहा है संघ पर प्रतिबंध का, ये कतई उचित नहीं है। बेहतर होगा कि आप जो संघ की शाखाएं हैं उनके आसपास बढ़िया इंतजाम कराइए, बढ़िया दही जलेबी खिलवाइए, वो लोग शाखा से निकलें तो गद्दे वद्दे जरा अच्छे लगवाइए, थोड़ा निकलें तो थोड़ी देर आराम कर सकें। यानी जब वो शाखा करके निकलें तो सारी सुख सुविधा का प्रबंध करा दीजिए। ये एक किस्सा है, मतलब वो कितना सही है, चूंकि ये किस्सा कहा जाता है मोतीलाल नेहरू जी को उनके किसी मित्र वकील ने सलाह दी। अब मुझे नहीं पता कि ये किस्सा कितना ठीक है, लेकिन ये सच है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक उस वक्त दही जलेबी खाकर और गद्दे पर लेट गया होता, तो आज आप नरेंद्र मोदी को देख रहे होते, न भारतीय जनता पार्टी को देख रहे होते, न दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश की पार्टी कोई बनेगी इसकी कल्पना कर रहे होते, ना आज ये चर्चा कर रहे होते कि क्या 2 से और 303 की कोई पार्टी बन सकती है, ना आप ये चर्चा कर रहे होते कि क्या दूसरी कोई भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। ये भी सवाल है। मूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जड़ और उस मूल से पूरी तरह से परिपक्व होकर, जिसको हम कहते हैं ना अभिसिंचित होकर नरेंद्र मोदी निकले। यही मेरा सवाल था कि नरेंद्र मोदी, हम समझ रहे हैं सब कुछ नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर हुआ, आप कह रहे हैं कि सारा श्रेय जो है, मतलब अगर नरेंद्र मोदी को श्रेय है तो जो जड़ है उसको भी श्रेय देना पड़ेगा। तौर पर नरेंद्र मोदी तो आपको वृक्ष, वो फल दिख रहे हैं जो बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन नीचे जो जड़ है जिसकी वजह से इतना सुंदर शानदार वृक्ष बन गया,
वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो भाव है जिसने तय किया, और उस वक्त तय किया जो कठिन काम था। देश में कांग्रेस के लिए माहौल था, गांधी जैसी बड़ी शख्सियत, महान व्यक्तित्व है गांधी को हम कहते हैं ना, मतलब मैं तो कम से कम ये मानता हूं कि हाथी जैसा व्यक्तित्व है, जिसने पूंछ पकड़ी वो पूंछ बता रहा है, जिसने पैर पकड़ा, जो दांत सूंड ऐसे बता रहे, कोई पूरा गांधी समझ नहीं पाया आज तक देश में। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जीवन के हर आयाम में अपने आचरण व्यवहार से जो किया, गांधी के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है। और आज अगर आप जानते हैं इसके लिए ट्रोल हो सकते हैं आप। नहीं होते रहे। मैंने तो 2015 में गांधी के बाद मोदी, मैंने 2015 में पहली बार कहा था, और मैंने ये चुनौती देते हुए कहा था, नेहरू के पास सत्ता थी वो गांधी नहीं बन पाए, इंदिरा के पास सत्ता थी वो गांधी नहीं बन पाए, जयप्रकाश नारायण बिना सत्ता के गांधी नहीं बन पाए, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता के साथ गांधी नहीं बन पाए। नरेंद्र मोदी ने वो सब किया जो सत्ता में रहने वाला आदमी, जिसको कहने की डरता है, सफाई की बात करेगा, शौचालय बनाएगा, खुले में महिलाएं शौच जाती है उसकी बात करेगा, वो बात करेगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की लड़ाई करेंगे, संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने गांधी के बाद कौन, उसका उदाहरण दिया, इसलिए आपको 300। नहीं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गांधीयन थॉट पर चल रहे हैं। गांधीयन थॉट पर नहीं चल रहे, ये दोनों का बड़ा बारीक सा फर्क है। हाँ। गांधी के नाम पर जितने गांधीवादी संस्थान है वो सब कुंठित लोगों का ठिकाना है, और मैं ये कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली के बड़े से बड़े गांधी संस्थान से लेकर, और जहां वो गांधीवादी आप जैसे ही मिलेंगे वो संघ को गाली देंगे, भाजपा को गाली देंगे। कमाल की बात यह है कि गांधीवादी विचार का, उसमें जो पाकिस्तान को एक तरह से थोड़ा सा फेवर करना, या जिन्ना और नेहरू वाले संदर्भ में, वो सब ऐतिहासिक संदर्भ में उसको छोड़ देते हैं, नेहरू के प्रति उनका प्रेम के सरदार प्रति, वो सब छोड़ दीजिए आप गांधी का प्रति। लेकिन जो गांधी कहते थे, भैया इस देश की आत्मा कहां है, गांव में है, क्यों नहीं संविधान सभा ने किया, गांव में क्यों नहीं पंचायत व्यवस्था में किया, वो तो नरेंद्र मोदी लेके जा रहे हैं ना गांव तक। आज आपकी गांव में हर योजना पहुंच रही, कौन ले जा रहा है, नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। राजीव गांधी ने क्या किया फिर? राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था चुनाव की लागू की, फिर इसका फर्क समझ लीजिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, अच्छा है कि ये बात हो। चुनाव के लिए एक आपने व्यक्ति तैयार कर दिया, लेकिन वहां क्या, जैसे विधायक सांसद थे वैसे एक वो बन गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत तक जो स्कीम्स को नीचे तक ले जाना और उससे जो लोगों का एम्पावरमेंट था वो करके दिखाया। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए जब हम भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं तो वहां विचार के साथ एक बात जरूर रहती है, जो लोग ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते हैं ना, आपने सवाल हो गया, ब्राह्मण बनिया पार्टी मतलब क्या है? बुद्धि जिसके पास थी, पैसा जिसके पास था, आप कहेंगे ना जातीय तौर पर उस तरह इसी से देखा जाता था ना, ये दोनों नेशनल सेंटिमेंट के साथ खड़े होते थे, यही ब्राह्मण बनिया था, मूवमेंट में भी खड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जातियां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो देश के हर शहर का जो अमृत काल में स्वतंत्रता सेनानी वो खोजा गया, सिर्फ नेहरू जी नहीं रह गए, हर शहर का स्वतंत्रता सेनानी खोजा गया। इसलिए जब आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करेंगे तो ये सब बात करनी देखिए। लेकिन सर मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा आज, लेकिन ये चर्चा यही है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे दो मेहमान, उनकी बात पे आप तक पहुंचाऊंगा। अब जो त्रिपाठी जी ने बात कही कि नरेंद्र मोदी ने इस पार्टी को गांव तक पहुंचाया, शहर की पार्टी कहते थे, गांव तक पहुंचाया, ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहते थे, आज समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि वो अछूता है या बीजेपी उससे अछूती है। अब इसके लिए केवल हम नरेंद्र मोदी की शख्सियत, जो मैंने पहले कहा, या जन कल्याण के काम वही जिम्मेदार हैं? क्या भाजपा की कोर आइडियोलॉजी भी बदली है क्या, या वो कोर आइडियोलॉजी अब भारत का आम जनमानस एक्सेप्ट कर रहा है?